नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है और अभी ऐसा लग रहा है कि इस टेंडर में शायद कुछ दिन और हमको डिले देखने को मिलने वाला है। अब इस बार डिले होने के पीछे जो कारण है उसमें गवर्नमेंट का या नेवी की कोई गलती नहीं होने वाली है। हालांकि ये टेंडर पिछले कई सालों से काफ़ी डिले हो चुका है, लेकिन अभी जैसे कि 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को खरीदने का फैसला किया जा चुका है। तो अगर ये टेंडर अभी 1 से 2 साल डिले हो भी जाता है तब भी हमें रेगुलर इंटरवल में नए सबमरीन मिलने वाले हैं। अब वापस प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो इसमें हम जिन सबमरीन को खरीदने वाले हैं वो AIP सबमरीन्स होने वाले हैं, यानी कि जब इनको खरीदा जाएगा इनमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करके नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और अभी इसमें नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले बस 2 ही सबमरीन हैं, एक जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन और दूसरा स्पेन की S80+ क्लास की सबमरीन है। कुछ दिन पहले भारत की एक डेलीगेशन टीम जर्मनी और स्पेन दोनों की विजिट पर गई हुई थी, जहां पर उन दोनों सबमरीन को नेवी की तरफ से इवैल्यूएट किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्पेन की S80+ क्लास की सबमरीन जिसको इवैल्यूएट किया गया था उसमें अभी कोई भी एक्टिव AIP सिस्टम नहीं है। स्पेन का कहना है कि इन सबमरीन में वो बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि बेस्ट AIP सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस AIP सिस्टम को सबमरीन में फिट नहीं किया गया है। अभी स्पेनिश नेवी के लिए जिस S80+ क्लास की सबमरीन को बनाया जा रहा है उसमें भी AIP सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया गया है और स्पेन का कहना है कि वो अभी अपनी बेस्ट AIP सिस्टम को S80+ क्लास की सबमरीन में 2024 के एंड तक इंटीग्रेट करने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं और इसके बाद जाके इंडियन नेवी की तरफ से इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। वैसे जर्मनी की सबमरीन में कोई दिक्कत नहीं है और उसे जब टेस्ट किया गया था तो AIP सिस्टम के साथ ही इवैल्यूएट किया गया था, लेकिन नेवी यहाँ पे सिंगल वेंडर सिचुएशन करना नहीं चाहती, जिस वजह से अभी स्पेन की सबमरीन में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट होने तक वेट करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट 75I की इवैल्यूएशन प्रोसेस को 2025 तक डिले करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है और अभी हम हमारे इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में बात करने वाले हैं। वर्तमान के लिए इसकी 15 यूनिट को आर्मी और एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, जो कि इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और इनको टेस्ट करने के बाद और कुछ दिन एक्टिव ड्यूटी में डिप्लॉय करने के बाद आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी 157 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑर्डर करने का फैसला किया जा चुका है। लेकिन अभी एडिशनल ऑर्डर में खरीदे जाने वाले इन हेलीकॉप्टर में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस को भी करने का फैसला किया गया है, जो कि HAL के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होने वाली है। लेकिन इन हेलीकॉप्टर में अभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मॉड्यूलर डिज़ाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसमें हम वाइड वैरायटी के वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया, जो कि इनकी प्राइमरी स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड अटैक वेपन होने वाले थे। और बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट्स के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं होने वाले। इसी वजह से अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी जल्दी ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हमारी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल या हेलिना मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाले हैं और इसी साल के अंत तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हेलिना मिसाइल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करने के साथ साथ इसको फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। वैसे अभी तक हेलिना मिसाइल की लगभग सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और बस इसको हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करना बाकी है, जिसे बहुत ही जल्द किया जा सकता है। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं था, जिस वजह से इतना इफेक्टिवली दुश्मन के टैंक के साथ एंगेज नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हम इसमें से 70 mm के रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या 20 mm की कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शायद ही कोई मॉडर्न मेन बैटल टैंक को नुकसान करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेट होने के बाद ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और अभी हम चाइना की सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि भारत को अगर फ्यूचर में एक 2 फ्रंट वॉर का सामना करना है तो अभी से ही भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने पर फोकस करना पड़ेगा। और अभी हम जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 4.5 जनरेशन फाइटर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमको 5th जनरेशन फाइटर को खरीदने पर सोचना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई रास्ता और नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कि रफाल अकेले ही चाइनीज J-20 का सामना कर सकता है तो शायद आप गलत होने वाले हैं।
इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि रफाल भले एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन ये J-20 से एक जनरेशन पीछे रहने वाला है और J-20 हमेशा रफाल को पहले डिटेक्ट करने वाला है और उसके पास पहले से ही लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बदले में भले ही रफाल के पास मिट्योर मिसाइल मौजूद होगा, लेकिन अगर वो J-20 को रडार में डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो मिट्योर मिसाइल को फायर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अभी चाइना के पास 250 से ज़्यादा J-20 मौजूद है, जबकि हमारे पास बस 36 रफाल हैं, जिसमें हर फ्रंट में 18-18 रफाल मौजूद है। बदले में चाइना अगर चाहेगा तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अपनी एयरवेस में वो आसानी से 60 से 80 तक J-20 को डिप्लॉय कर सकता है। और अभी हम वर्तमान की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि चाइना अभी 2035 तक अपनी सर्विस में 1000 से भी ज़्यादा J-20 को इंडक्ट करने का प्लान कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो वो भारत को काउंटर करने के लिए वो आराम से 200 से 300 J-20 को डिप्लॉय कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी चाइना साल भर में 40 से 50 J-20 को मैन्युफैक्चर कर रहा था और आने वाले कुछ सालों में वो इसको 100 तक इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं। जबकि हमारी बात करें तो हम अभी 16 तेजस को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2035 तक चाइना के पास अगर 1000 के आसपास J-20 मौजूद होगा तो हम चाइना के सामने टिक भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी 4.5 जनरेशन फाइटर 5th जनरेशन फाइटर का सामना नहीं कर सकता है, खास करके जब दुश्मन के पास न्यूमेरिक एडवांटेजेस मौजूद हो। यानी अगर हम एक रफाल को वहां पे डिप्लॉय करेंगे तो चाइना बदले में 20-30 J-20 को डिप्लॉय कर सकता है। और 2035 तक एमका भले ही तैयार हो गया होगा, लेकिन इसको किस हद तक इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया हो, यानी कि इसकी कितनी यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया हो, ये तो एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक हम 1 से 2 स्क्वाड्रन एमका को अपनी सर्विस में शामिल कर चुके होंगे, जो कि कभी भी इतनी बड़ी J-20 फ्लीट को काउंटर करने के लिए सक्षम नहीं होगा। और असल मुश्किल तो तब आएगी अगर चाइना और भारत के बीच 2035 से पहले की जंग हो जाता है, क्योंकि इस बीच हमारी एयरफोर्स सबसे वीकर पॉइंट पर मौजूद होने वाली, जिसके बाद हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे। यानी कि जब हमारी एयरफोर्स में 2030 के बाद तेजस MK2 एमका और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदे जाने फाइटर जेट इंडक्ट हो जाएंगे तो हमारी एयरफोर्स काफी स्ट्रांग बन जाएगी, लेकिन तब तक हम काफी वीक पॉइंट में मौजूद होने वाले हैं। तो इसी वजह से अगर अभी भारत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 4.5 जनरेशन फाइटर के बदले इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर जेट खास करके Su-57 को इंडक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि सबसे आसान चॉइस है, तो ये इंडियन एयरफोर्स को आगे चल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला सकता है। और ऐसा होने पर जब तक हम एमका को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे, उससे पहले हमारे पास 100 से ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होंगे, जो कि बिना कोई रिस्क के J-20 के साथ एंगेज हो सकते हैं। और इनके साथ अगर रफाल को इंक्लूड किया जाएगा तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मिराज 2000 जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही पसंदीदा एयरक्राफ्ट है, इसे अभी 2035 तक आराम से ऑपरेशन रखा जा सकता है, जिसके बाद इसको तेजस MK2 से रिप्लेस करना स्टार्ट किया जाएगा। इस बीच कई देश हैं जो कि पहले से ही मिराज 2000 को रिटायर कर रहे हैं। इसमें फ्रांस और कतर जैसे देश भी शामिल है जो कि इनको रफाल से रिप्लेस कर रहे हैं। पर अभी भी भारत सेकेंड हैंड कंडीशन में मिराज 2000 को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे 2 मेजर कारण हैं। पहला ये कि क्रैश होने की वजह से हमारे कुछ मिराज 2000 नष्ट हो चुके हैं, जिसको रिप्लेस करने के लिए हमको नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि मिराज 2000 की प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुका है, तो हम चाहकर भी नए एयरक्राफ्ट को खरीद नहीं सकते, जिस वजह से सेकेंड हैंड कंडीशन में इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशनल मिराज 2000 को इस वजह से खरीदने का प्लान किया जा रहा था कि उनको एग्जिस्टिंग मिराज 2000 फ्लीट की स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब भारत फ्रांस के साथ पहले से एडिशनल मिराज 2000 को लेके बातचीत तो कर रहा था, लेकिन अभी कतर की तरफ से भी भारत को एक ऑफर देने की बात सामने आई है, जिसमें कतर की तरफ से अपनी 12 मिराज 2000-5 वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्ट में अभी 30 से 35% तक सर्विस लाइफ बचा हुआ है, यानी कि आराम से 8 से 10 साल तक ऑपरेट किए जा सकते हैं, जो कि अगेन 2035 की टाइमलाइन के साथ हमारी मैच कर सकते हैं। इसमें 3 मिराज 2000 की 10 एयर वेरिएंट भी मौजूद है, जिनको हम चाहे तो क्रैश में नष्ट हुए मिराज 2000 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी फाइटर वेरिएंट है। इसके अलावा कतर की तरफ से अभी इन एयरक्राफ्ट के साथ माइका मिसाइल्स और 14 एडिशनल इंजिन्स को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है।
तो ओवरऑल ये भारत के लिए एक अच्छा डील हो सकता है अगर ये सही प्राइस पे भारत को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है, कितनी प्राइस पे इनको भारत को ऑफर किया जाए, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक हर एक मिराज 2000 के लिए कतर भारत से लगभग $6.5 मिलियन का डिमांड कर रहा है। लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक कतर यहाँ पे इस टोटल डील के लिए भारत से लगभग $795 मिलियन का डिमांड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से शायद गलत होने वाला है, क्योंकि ऐसा होने से हर एक मिराज 2000 हमको $66 मिलियन तक पड़ने वाली, जो कि एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट के लिए जिसमें बस 35% तक सर्विस लाइफ बचा हुआ है, फिजिबल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।